इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस की रिटन स्टेटमेंट के अंदर। देखिए, अगर आप नए एडवोकेट हैं, अगर अभी आपने वकालत शुरू ही की है, तो ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। जब भी आप रिटन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, मतलब जवाबी दावा तैयार करते हैं, अगर आप डिफेंडेंट के प्रतिवादी के वकील हैं, तो आपको प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हमेशा लेने चाहिए। और उसके लिए आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कुछ बेसिक बातें। वही डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ कि कौन कौन से प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस आप जवाबी दावे के अंदर, रिटन स्टेटमेंट के अंदर ले सकते हैं अगर आप डिफेंडेंट हैं, अगर आप डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखना है कि प्लेंटिफ की पावर है भी है या नहीं है उस केस को फाइल करने की। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसका कोई प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट नहीं होता है या उसका कोई लेना देना नहीं है उस रिलीफ के साथ, वो जो रिलीफ मांग रहा है कोर्ट से, लेकिन वो सिर्फ तंग परेशान करने के लिए उसने केस लगा दिया है डिफेंडेंट के खिलाफ, तो आप ये वाला ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि प्लेंटिफ हैज़ नो लोकल स्टैंड आई टू फाइल द प्रेजेंट सूट। तो आपने ये कोर्ट को बताना है, ये वाला ऑब्जेक्शन आप ले सकते हैं कि उस प्लेंटिफ का उस प्रॉपर्टी के साथ, उस रिलीफ के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसका, तो उसने केस सिर्फ तंग परेशान करने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए लगाया है। सेकंड जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई मेजर इशू होता है जो प्लेंटिफ ने केस लगाया है, कोई ऐसा इशू होता है जो उसने कंसील ही नहीं किया, उसने कोर्ट को बताया ही नहीं, जो उसने प्लेंट लगाई है, जो उसने दावा लगाया है, केस लगाया है, उसमें उस फैक्ट को बताया ही नहीं गया। कई बार क्या होता है कि प्लेंटिफ को पता ही नहीं होता है, या फिर कई बार इंटेंशनली भी छुपाया होता है। तो अगर लेटर स्टेज पर भी या आर्गूमेंट्स के दौरान भी ऐसा कुछ फैक्ट्स आता है, तो आप ऑलरेडी कोर्ट को बता सकते हैं कि मैंने तो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के अंदर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में ये ऑलरेडी ऑब्जेक्शन लिया हुआ है। तो ये केस में आपके केस को मजबूत बनाता है अगर आपने प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लिए होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि ज्यूरिसडिक्शन। आपको ये भी देखना है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट है भी या नहीं उस केस को चलाने के लिए। देखिए, केस को चलाने के लिए ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी कहाँ की है या जो इंसिडेंट हुआ है वो कहाँ का है। तो ज्यूरिसडिक्शन आपने ज़रूर देखनी है कि कोर्ट की लिमिट से बाहर तो नहीं है, उस केस को कोर्ट चला भी सकती है या नहीं चला सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी लिमिट्स होती हैं। नंबर फोर्थ जो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं आप कोर्ट फीस का। देखिए, जो प्लेंटिफ होता है, कई बार प्लेंटिफ के वकील जो रिलीफ होता है उसको घुमा फिरा कर प्लेंट में इस तरीके से लिखते हैं ताकि कोर्ट फीस ना लगानी पड़े। तो आपको ये देखना है कि इस रिलीफ के अंदर, जैसे रिकवरी के सूट होते हैं, तो उसमें कोर्ट फीस ज़रूर लगती है कि कितनी की रिकवरी है। 10 लाख की है तो इतनी कोर्ट फीस लगेगी, 20 लाख की है तो इतनी कोर्ट फीस लगेगी। तो उस तरीके से आपने देखना है कि अगर कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगी है तो आप ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि प्लेंटिफ हैज़ नॉट अफिक्स्ड प्रॉपर कोर्ट फीस। तो ये सारे जो ऑब्जेक्शन, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होते हैं, कई बार इनके बेस पर भी जो दावा है, जो सूट है, जो केस है, वो डिसमिस हो जाता है। एक पॉइंट और है, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं। देखिए, ये है नॉन ज्वाइंडर एंड मिस ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज़। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन है। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, प्लेंटिफ जो है उसने उस ज़रूरी इंसान को पार्टी नहीं बनाया होता है जो कि उस केस के अंदर, उस रिलीफ के अंदर, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्टी बनाना होता है उसको, लेकिन उसने, प्लेंटिफ ने उस ज़रूरी इंसान को, ज़रूरी पार्टी को पार्टी नहीं बनाया होता है और गलत आदमी को या गलत पार्टी को पार्टी बनाया होता है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्शन होता है, जो नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर वाला होता है, तो कई बार लेटर स्टेज पर ऐसी जो इशू आता है, इस पर इशू बनता है आर्गूमेंट्स के दौरान, तो आप ऑलरेडी कह सकते हैं कि प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है कि इसमें गलत इंसान को पार्टी बनाया हुआ है, या फिर जो इंसान बहुत ज़रूरी था इसमें पार्टी बनाना इस केस के अंदर, उसको प्लेंटिफ ने पार्टी ही नहीं बनाया है। तो ये जो बेसिक कुछ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए रिटन स्टेटमेंट बनाते समय, अगर आप डिफेंडेंट हैं, अगर आप डिफेंडेंट के वकील हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इस मैटर पर, या कोई किसी और जुडिशियल पॉइंट पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।
और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। शुक्रिया, धन्यवाद।